हाँ जी, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। आई होप सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप सारे लोग बढ़िया हैं, मजे में हैं। सभी को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं बेटा बिल्कुल बढ़िया हूँ और होप सो आप लोग भी, सभी लोग अच्छे हो। ठीक है, अभी चैप्टर 1, 4, 5 प्रिंट करवा लें। बिल्कुल बेटा, चैप्टर 1, 4 और 5 ये 3 चैप्टर का आप प्रिंट आउट निकलवा लें और मेरे हिसाब से आपने निकलवा भी लिया होगा। ठीक है, 1, 4, 5। आइए, तो हमने जहां से लास्ट क्लास में अपन ने छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और डियर याद करिए, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने 4 टॉपिक आपको डिस्कस किए थे अपन लोगों ने। ठीक है, तो अपन ने देखा था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी वाला जो ये चैप्टर है, इसके अंदर टोटल जो है वो 4 स्ट्रेटेजीज अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के मीनिंग में क्या आया था डियर, कि इस स्ट्रेटेजी में कंपनी क्या करती है, जनरली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस मार्केट पे फोकस करती है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ भी नहीं करती, वो जो प्रोडक्ट है, बिजनेस है, ठीक है, उसका फंक्शनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर ध्यान देती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटेजी, नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटेजी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी अपन ने, और उसके बाद में अपन ने रीजंस देखे थे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के। ठीक है, आइए उसके बाद में अब आगे चलते हैं अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। आप एक बात बताएं, अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर 4 है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 4, उसका लेक्चर नंबर 2 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, और हम आज जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे डियर, उसका नाम है अपना, उस स्ट्रेटेजी का देखिए अपना नाम है, हाँ जी, सभी को एक बार फिर से राधे राधे। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे। सर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी कौन से पेज पे है, बस 1 मिनट में ही देखिए हम पहुंच गए। पेज नंबर है ये आपका 4.6 पे। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके अपन इसके भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो सारे लोग अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, हेडिंग डाल लें एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। सारे लोग कॉपी पेन अपने पास रखें। एसएम की आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, मैंने कहा था। ठीक है, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी थोड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी है, या मैं ये कहूं अपना ये जो चैप्टर है इसका अराउंड 60% जो पोर्शन है वो ये अकेली स्ट्रेटेजी जो है वो कंप्लीट कवर करती है। चलिए मैं फोन को थोड़ा सा फ्लाइट मोड पे डाल देता हूं ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी लगभग 60% पोर्शन कवर करती है डियर अपने इस चैप्टर का। अच्छा सर इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है, हाँ बेटा। अब देखिए एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी का सबसे पहला टॉपिक आप जो है वो हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, मीनिंग ऑफ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। ठीक है डियर, एक चीज और बता दूं, ये जो अपना सब्जेक्ट है ये एक तरह से लॉ ऑडिट टेक्स्ट की तरह नहीं है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है अपने मॉड्यूल की, क्योंकि लॉ या ऑडिट होता है तो वो तो पूरा एक टेक्स्ट, एक लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हर वर्ड के, हर लाइन का कुछ मतलब होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि अपन सारी ही चीजें, एक एक वर्ड अपने को इस तरह से पढ़ना है, वो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन कि कॉन्सेप्ट पूरे अपन अच्छे से कर लें। ठीक है, तो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी का जो मीनिंग है वो मैं आपको करवाऊंगा, कहां से, बुक से करवाऊंगा। ठीक है, और आप इसलिए अपनी कॉपी में लिख लें रेफर। ठीक है, क्या लिखेंगे कॉपी में, रेफर। आप लिख लें रेफर पेज नंबर 4.6, पेज नंबर 4.6 पे अपन डिस्कस करेंगे एक्सपांशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग। ठीक है, आइए तो 4.6 जो है यहां पे, इसमें देखिए अपन क्या करते हैं, यहां से लेके ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग यहां से लेके आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पढ़ना है, सक्सेस तक। बहुत ही सिंपल है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी बेटा। आजकल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं। आप रिलायंस को देख लो, आप टाटा ग्रुप को देख लो, ठीक है, आप अदानी ग्रुप को देख लो, सभी लोग एक्सपांशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन बिजनेस को क्या करते हैं डियर, रीडिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था रीडिफाइन कब होता है बिजनेस, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोडक्ट जनरली आता है या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कंपनी छोड़ती है तो उसको हम कहते हैं रीडिफाइन कर दिया। ठीक है,
तो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि बिजनेस को अपन क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, बिजनेस का स्कोप एनलार्ज करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सब्सटेंशियली इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं अपन। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो आप देखो पिछले जो अपने कुछ टाइम गया उसमें वो टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गए, उसके बाद में वो जो है वो एफएमसीजी सेक्टर उन्होंने बिग बाजार को एक्वायर कर लिया, उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्रेसिव तरीके से आ गई, ठीक है। तो दिस इज एक्सपांशन स्ट्रेटजी। देखिए इसमें बिजनेस रीडिफाइन हो रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर बिजनेस का जो स्कोप है उसको अपन एनलार्ज करते हैं और सब्सटेंशियली इन्वेस्टमेंट भी अपना इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है इसमें बताओ क्या है, डायनामिज्म है। कि डायनामिज्म का मतलब एक डायनामिक्स मतलब एक अपडेशन है बहुत बड़ा, ठीक है, प्रोमिसेज है, सक्सेस है, वो जो सारी चीजें होती हैं वो बताइए किसके होती हैं, एक्सपांशन स्ट्रेटजी से ही होती है। तो ये सिंपल सा मीनिंग था, आई होप सारे लोग इसको याद कर लेंगे। सर बिल्कुल हम इसको याद कर लेंगे। अब डियर अगला जो टॉपिक है, ठीक है, अगला टॉपिक देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं आपको करा देता हूं। तो आप सारे लोग अपनी बुक में अपनी जो कॉपी है उसमें नोट्स आप लिखते चले ऐसे, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांशन स्ट्रेटजी। एक्सपांशन स्ट्रेटजी की देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सपांशन स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें भी सर आप हमें बुक से ही पढ़ाओगे बेटा, बिल्कुल। एक्सपांशन स्ट्रेटजी की देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको क्या करूंगा, बुक से ही पढ़ाऊंगा। तो इसके आगे लिख लो रेफर, ये रेफर पेज नंबर 4.7 पे है, ये 4.7 पे एक्सपांशन स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आइए वन बाय वन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले एक्सपांशन स्ट्रेटजी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस की रीडेफिनेशन डियर इसमें इन्वॉल्व होती है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में क्या करती है कंपनी, जनरली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस के साथ कंटिन्यू करती है, लेकिन जनरली एक्सपांशन स्ट्रेटजी में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस करती है। तो जब मैंने आपको बताया था कि आपके जो बिजनेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि बिजनेस रीडिफाइन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी जो है वो क्या करती है, टेलीकॉम का बिजनेस भी करती है, फर्नीचर का भी करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करती है, एफएमसीजी सेक्टर में भी डील करती है। अब मान लीजिए कोई नया सेगमेंट और ऐड कर ले, सपोज करो कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेगमेंट में भी आ गई, तो ये भी रीडिफाइन है। और यदि मान लो एक सेगमेंट में काम करना बंद कर दे, वो भी रीडिफाइन है। एक्सपांशन में तो खैर अपन ग्रोथ ही करते हैं, न्यू सेगमेंट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपांशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। अंडरलाइन द वर्ड रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। सर ये बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए सेकंड जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर उस पर चर्चा करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, एक्सपांशन स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने ये पढ़ा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में डियर बताइए क्या होता है, रिवॉर्ड लिमिटेड होते हैं लेकिन रिस्क भी वहां पे लिमिटेड होती है बेटा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आपको बताया था क्योंकि कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही फोकस करती है, तो आपको बताया था जिन फर्म्स का ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट ग्रोथ करना हो कल, कि जिनको ठीक ठाक ग्रोथ करनी है, ज्यादा बड़ा नहीं बनना, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसकी तरफ जाती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की तरफ जाती है। बट बेटा बताओ एक्सपांशन स्ट्रेटजी में क्या लिखा हुआ है, एक्सपांशन स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क बेटा बताओ क्या है, हाई है। लेकिन मैंने कहा था रिस्क है तो इश्क है बेटा, यानी कि इस स्ट्रेटजी में रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी बहुत हाई होते हैं, ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई है। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एक्सपांशन स्ट्रेटजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ। सर स्टेबिलिटी से नहीं होती क्या बिजनेस की ग्रोथ, बेटा रियल में जो बिजनेस ग्रो करता है, एक पर्सन जो ग्रो करता है वो एक्सपांशन से ही करता है, इसलिए हम कहते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी वास्तव में बिजनेस को ग्रो करती है। और आगे लिखा फर्म विद द मैमोथ ग्रोथ एम्बिशन। मैमोथ ग्रोथ का मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी होती है, जैसे टाटा, अंबानी, अदानी, इन सबका ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट ग्रोथ नहीं है, इन सबका ऑब्जेक्टिव मैमोथ ग्रोथ करना है। तो दोज फर्म्स जिनका ऑब्जेक्टिव मैमोथ ग्रोथ करना है, ठीक है, वो अपना ऑब्जेक्टिव तभी मीट कर पाएंगी जब वो एक्सपांशन स्ट्रेटजी फॉलो करेंगी। मुकेश अंबानी कहता है कि जब तक मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाऊं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव मैमोथ ग्रोथ करना है।
तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, उसके जरिए तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको डेफिनेटली एक्सपांशन करना पड़ेगा, दूसरे सेगमेंट में, दूसरे बिजनेस में जाके आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम ये बात भी आपकी समझ गए। अच्छा, उसके बाद में हमने डियर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में पढ़ा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट वारंट मच इन्वेस्टमेंट, ऐसा पढ़ा था। लेकिन बताइए, एक्सपांशन में तो आप बिल्कुल अपना नया धंधा लेके आ रहे हो, नया बिजनेस लेके आ रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? इस स्ट्रेटेजी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, न्यू बिजनेस आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केट आते हैं, ये सारी चीजें भी आती है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद में लिखा हुआ है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी इज ए हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? कौन बताएगा बेटा, वर्सेटाइल किसको कहते हैं? ठीक है, वर्सेटाइल कौन किसको कहते हैं? वर्सेटाइल किसको? चलिए, मुझे चैट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। हाँ जी बिल्कुल, स्किलफुल हो, डायनामिक हो, हार्ड वर्किंग हो, चेंजिंग हो। हाँ जी, एक वर्ड आया है मल्टीलेटरल, सही कह रहे हैं नमन। बेटा एक बात बताओ, जैसे एक अपनी क्रिकेट टीम होती है, उसमें ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर कौन होता है बेटा? ठीक है, जो बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, उसको हम बताओ क्या कहते हैं? ऑलराउंडर कहते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होते हैं या नहीं होते? वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं ना। ठीक है, जैसे ये वाला बिजनेस भी हम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इट मींस कि ये वर्सेटाइल है। समझ गए आप? वर्सेटाइल, कोई अपन कहते हैं ना कि यार बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का आदमी है, मतलब ये पर्सन जो है वो ऐसा बंदा है जो अलग अलग तरह के काम करना जानता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। योगेश कह रहे हैं हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, हाँ बेटा बिल्कुल। तो वो डिफरेंट अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। तो एक्सपांशन में भी क्या होता है, बिजनेसमैन जो है वो केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिजनेस में ध्यान नहीं लगाता है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिजनेस में ध्यान लगाता है। इसलिए हम कहते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। बिकॉज इसमें बताओ क्या होता है, सेवरल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, यूज होते हैं। बस इतना इसमें पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, आइए, आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है एक्सपांशन करने के मेजर दो तरीके हैं। कौन कौन से भाई? बोलते हैं एक तो है इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये नीचे जब पढ़ेंगे, डिटेल में आएंगे, तब समझ में आएंगे। ये अपना पेंडिंग रहा पॉइंट कि नीचे आ रहे हैं अपन, ठीक है, उसमें अपन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 1 क्या था? बिजनेस का रीडेफिनेशन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रीडेफिनेशन वहां इन्वॉल्व होता है जहां नया प्रोडक्ट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, या कोई बिजनेस या प्रोडक्ट को अपन रिट्रेंचमेंट करते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड और रिस्क दोनों ही हाई होते हैं। ठीक है, वास्तव में बिजनेस की ग्रोथ होती है, और ऐसी फर्म जिनका ऑब्जेक्टिव मोमोथ ग्रोथ हो, उनको तो यही स्ट्रेटजी यूज में करना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, न्यू बिजनेस प्रोडक्ट्स मार्केट आते हैं। हाईली वर्सेटाइल है, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बिजनेस में कंपनी डील करती है जो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। इसलिए सेवरल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी हमको इस स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है। और मेनली एक्सपांशन करने के दो तरीके, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, उस पर जब अपन नीचे डिटेल में चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। होप सो सबको बात समझ में आ चुकी है। सर हाँ बिल्कुल, हमें समझ में आ गई, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बातें थी नहीं, बहुत ही सिंपल पॉइंट था। चलिए आइए आगे चलते हैं अपन। अब अगला टॉपिक है मेजर रीजंस फॉर ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। अभी ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये रीजन नहीं है, रीजन तो ये 4 ही हैं, ये तो नीचे अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो गया भाई। और मेजर रीजंस, तो ये 4 रीजंस है। इसमें भी आप एक काम करो सर, इसमें भी वैसा ही करना है। हाँ बेटा बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, यहाँ पे लिख लो अपनी कॉपी में, इस तरह से नोट्स बना लो ताकि प्रॉपर नोट्स रहने चाहिए अपने पास कि हाँ कॉपी खोल रखी है अपन ने, बुक भी खोल रहे हैं, हाँ भाई कॉपी में ये टॉपिक सर ने कॉपी में लिखाया हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी से पढ़ लिया, अच्छा ये टॉपिक बुक में तो साथ में बुक से पढ़ लिया अपन। ठीक है, इस तरह से अपन चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके सामने। तो थर्ड टॉपिक सारे लोग आप हेडिंग डालेंगे रीजंस, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग एक्सपांशन ऑब्लिक ग्रोथ स्ट्रेटजी।
एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के क्या रीजंस हैं, उन रीजंस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्या क्या रीजंस हैं वो देखते हैं भाई, एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए। इसके लिए भी आप लिख दें रेफर पेज नंबर 4.8। ठीक है, 4.8 पे आइए। सबसे पहला रीजन डियर क्या है, इट बिकम्स इंपेरेटिव, मतलब एसेंशियल हो जाता है, व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। कि भाई एक्सपांशन में होता क्या है, हम डियर नए प्रोडक्ट्स नए बिजनेस को लेकर आते हैं। ठीक है, यही तो होता है एक्सपांशन में। तो बोलते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब एनवायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में ज्यादा पेस की डिमांड करता है। सर कैसे, बात जरा समझ में नहीं आई। बेटा देखिए, चलिए कीपैड नहीं आ रहा मुकेश, अच्छा चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। बेटा ये देखिए, मैंने आपके सामने फिएट एम्बेसडर जो है वो गाड़ी ओपन करी है बेटा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है बेटा, पुराने टाइम में इंडिया में केवल यही गाड़ी चला करती थी, एक मारुति 800 चलती थी। ठीक है, आपको आइडिया होगा ऐसा कि इंडिया में यही गाड़ी चलती थी। चैट का ऑप्शन यहां करने पे आ रहा है मुकेश आज, मतलब दिख नहीं रहे यहां क्लिक करने पे, अच्छा आ रहा है। ठीक है, इंपेरेटिव मतलब एसेंशियल हो जाता है। हाँ बेटा, ये जो कार है आपका कौन सा फिएट एम्बेसडर, ये गाड़ी अपने इंडिया में चलती थी, मतलब केवल यही गाड़ी होती थी पहले। ठीक है, आपको पता होगा ऐसा। उस टाइम क्या होता था, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी और जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा पेस डिमांड नहीं करता था बिजनेस की एक्टिविटी में। एनवायरनमेंट बोलता था यार बस गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है बेटा, वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में ज्यादा पेस डिमांड करता है। मतलब एक आदमी बोलता है मुझे तो हैचबैक गाड़ी चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे तो सिडान चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे तो एसयूवी चाहिए। अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग पसंद है। तो बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ज्यादा एक्टिविटीज, मोर पेस ऑफ एक्टिविटीज की डिमांड करता है, तो हमको उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता है। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर एक्सपांडिंग द बिजनेस। ठीक है, चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। हाँ सर बिल्कुल, देखिए आपके सामने, अच्छा एक मिनट भाई, मुकेश टाइप करना है यहाँ पे एक बार, नोकिया, क्या हो रहा है, नोकिया रिमूव नहीं हो रहा है, नोकिया 1100। हाँ बेटा, अभी आपको पता है जब मोबाइल फोन आए थे, ठीक है, शुरू में तो मतलब क्या होता था, हर आदमी के पास, भारत में 99% लोगों के पास यही फोन हुआ करता था। ठीक है, याद आ रहा है आपको कुछ, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे उस समय पे। ठीक है, यही फोन हुआ करता था। तो उस टाइम पे डियर बताओ क्या होता था कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोगों का जो रिक्वायरमेंट है डियर, वो, हाँ अजय कह रहे हैं स्नेक गेम, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला बेटा, सांप वाला गेम आता था, वो एक ही गेम आता था। ठीक है, तो आप बताओ, लोगों के हाथ बस मोबाइल होना चाहिए, बात हो जाए। अभी आजकल का जो बेटा बताओ क्या है, यंगस्टर्स हैं, कोई कहता है मेरे को ऐसा चाहिए, कोई कहता है मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा कैमरा वाला होना चाहिए, उसमें ये प्रोसेसर होना चाहिए, कोई बोलता है भैया मेरे को तो बस ऐसा फोन चाहिए, पबजी मैं खेलूं तो बस आसानी से खेल सकूं। किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ज्यादा पेस ऑफ एक्टिविटीज की डिमांड करता है, तो हमको नए नए प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे, यानी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। द्विपल कह रही हैं इंस्टा एफबी, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। पहला जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था कि सबसे पहले एनवायरनमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में ज्यादा पेस की डिमांड करे, ठीक है, आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई। सबसे पहला पॉइंट,
क्या हुआ भाई, किसी का जवाब नहीं आ रहा है या चैट खुलने में आज क्या हो रहा है मुकेश? ये देखो, मतलब ऊपर करते हैं तो इसमें नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ मिनिमाइज करने की वजह से हो रहा है ये, देखिए तो यहाँ से मिनिमाइज हो रही है, तो उसको थोड़ा सा सही कर दें फंक्शन को। अब ठीक है, अच्छा क्लोज कर दूं फिर ओपन यहाँ से कर लूं, ठीक है। सर यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। बेटा मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा चैट आज खुल नहीं रही थी प्रॉपर। हाँ जी समझ में आ गया होगा, आई होप गाइस। चलिए सभी लोग ओके डन करे हैं। सेकंड जो पॉइंट पर सभी लोग देखिए, हाँ जी सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पर जरा चर्चा करते हैं भाई। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिस्ट में फील मोर सेटिस्फाइड with the prospect of growth from expansion. Chief executives may take pride in presiding over organization perceived to be growth oriented. Perceived to be growth oriented. इसमें लिखा हुआ है strategists may feel more satisfied with the prospect of growth from the with the prospect of growth from expansion. बेटा क्या होता है, एक धंधा होता है ना आदमी का, तो उसको लगता है यार एक ही धंधा है। अभी आप जो है वो कई बार ऐसा सोचते हो नहीं सोचते यार अपने पास जो है वो देखो ऐसा बिजनेस भी होना चाहिए, बोले यार पेट्रोल पंप भी होने चाहिए, अपनी ये फैक्ट्री भी होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। बताओ लॉजिकल बात है या नहीं? अपना शोरूम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल होता है बेटा आजकल ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फील होता है कि यार देखो अपना जो बिजनेस है उसके पोर्टफोलियो में अपन टेक्सटाइल का प्रोडक्ट, टेक्सटाइल का बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने पास ये भी है, अपने पास वो भी है। तो जो सीईओ होता है वो बताओ क्या करता है, वो अपन बोलते हैं प्राउड फील करता है अपने आप पे कि देखो मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूं। जैसे अपन टाटा ग्रुप की बात करें बेटा, तो आप देखो टाटा ग्रुप जो है वो टेक्नोलॉजी में डील करता है। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है अपनी, ठीक है, आईटी सेक्टर की। उसके अलावा टाटा तनिष्क ज्वेलरी में भी डील करता है। टाटा ऑटो सेक्टर में भी ये कार्स भी बनाता है, और ये लोडिंग टेम्पो ट्रक्स ये भी बनाता है। टाटा नमक भी बनाता है, सॉल्ट भी बनाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो अपने बिजनेस हैं उसमें टाटा के वॉचेस भी आते हैं, हाँ टाइटन सरिया, अच्छा सरिया भी आता है, ठीक है। तो ऐसा जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो टाटा ग्रुप डियर क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो आप, हाँ एयर एशिया वो भी उन्हीं का ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, वो ज्यादा अच्छा फील करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने में, रन करने में, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डियर रन करने में जो जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो, नंबर ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। हाँ सर हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा सर इसमें क्या अंडरलाइन करना है? इसमें बेटा एक अंडरलाइन कर लो, स्ट्रेटेजिस्ट फील मोर सेटिस्फाइड, ठीक है, उनको ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। सीईओ में टेक प्राइड, ये थोड़ा सा याद करने के लिए। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपांशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स। बोलते हैं एक्सपांशन की वजह से अपन मार्केट पे ज्यादा कंट्रोल लेकर आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स। बेटा आप एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले बेटा क्या जियो का कोई नामो निशान था मार्केट में? जियो का कोई नामो निशान था या नहीं था? नहीं था सर। जियो एकदम से आया और बताओ, हाँ जी जियो एकदम से आया और बेटा जितने भी बड़े बड़े जो टेलीकॉम सेक्टर में जो लोग थे उन सबकी अपन बोलते हैं बजा दी उसने, ऐसा मान लो। एयरटेल है उसको लॉस में पहुंचा दिया, ठीक है, और ये वोडाफोन आइडिया को एक होने पर मजबूर कर दिया बेटा। एयरसेल को बंद करा दिया, पुरानी अनिल अंबानी वाली जो रिलायंस थी उसको बंद करवा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आखिर? मतलब एयरटेल, मतलब आपको पता उस टाइम पे पूरे महीने में 1 GB का डेटा मिलता था सेम प्राइस पे, और आज उतने ही प्राइस पे वन डे हमें 2-3 GB मिल जाता है बेटा, बताओ। तो क्या जियो ने लॉस नहीं उठाया स्टार्टिंग में? बिल्कुल उठाया। बट क्या बताओ एयरटेल और ये सब लोग उसके सामने क्यों नहीं टिक पाए बेटा? भारतीय एयरटेल जो है वो जियो का मुकाबला आज भी क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्सपांशन स्ट्रेटेजी फॉलो की, उसके नंबर ऑफ बिजनेस हैं बेटा, तो बोलते हैं अच्छा हमारा ये भी धंधा, हमारा ये भी धंधा, यहां से प्रॉफिट है, यहां से प्रॉफिट है, लो हम लॉस उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तुम उठा के बताओ, तुम्हारा तो एक ही धंधा है और प्रॉफिट कहां से लाओगे। तो समझ में आ गया, यदि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल करना है तो वो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत कम करना पड़ता है, लॉस उठा के भी मार्केट में हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब हमको और सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट हो रही हो। आई होप गाइज आपको बात समझ में आ रही है। तो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने का एक रीजन क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, फोर्थ है एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में एक्रू। लास्ट जो रीजन है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने का कि एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ ऑपरेशंस का ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट लेना होता है। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड एडवांटेज फ्रॉम स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आई होप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, 11th-12th में या फिर फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा है। एक्सपीरियंस कर्व, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसी की बात कर रहा हूं। चलिए, अजय सही कह रहे हैं, बड़े प्रोडक्शन से फायदा। बस वही है। लार्ज स्केल में रिड्यूस कॉस्ट, गीतांशी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षत कह रहे हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट ड्यू टू हाई ऑपरेशंस प्रोडक्शन, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा। एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ ऑपरेशन का बेनिफिट का मतलब होता है, आपने सुना होगा, एज द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। यही होता है एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ ऑपरेशन का बेनिफिट क्या होता है। what is the advantage of experience curve and scale of operation? आप चाहो तो लिख लो इसमें क्या एडवांटेज होता है कि लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है। लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। हाँ सर, हमने लिख लिया। तो क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में एक्रू। बेटा आपको पता है ऑटो सेक्टर में कौन किंग है इंडिया में? हु इज द किंग इन ऑटो सेक्टर राइट नाउ? ऑटो सेक्टर में कौन किंग है? मतलब मैं कार वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं। कार में आई एम नॉट टॉकिंग इन अबाउट 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, अजय, मोहित, आशुतोष, सारे लोग कह रहे हैं, गौतम कह रहे हैं एम एस धोनी, मारुति सुजुकी। अच्छा, मारुति सुजुकी सही जवाब दे रहे हो आप। मारुति सुजुकी वास्तव में हिंदुस्तान में आपको पता ऑटो सेक्टर में किंग है, और आज से नहीं, नंबर ऑफ ईयर से किंग है। मारुति की गाड़ियों की सेल एक तरफ और बाकी सारी कंपनियों की कार्स की सेल मिला ली जाए तो भी मारुति का पलड़ा बेटा सब पर भारी है। सर इसका रीजन क्या? मारुति के प्रोडक्ट में आपको ऐसा लगता है कोई खास बात है? मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद भी बेटा मारुति सुजुकी की गाड़ी ड्राइव करता हूं, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो बात मारुति में है वो बात किसी और में नहीं, ऐसा तो नहीं। बट फिर भी क्या रीजन है? मारुति की जो सेल है वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। व्हाट आर द रीजंस? आशुतोष कह रहे हैं चीप रेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट जितने दाम में मारुति देता है, भारत की कोई भी कंपनी उस रेट में उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं देती है। लोअर कॉस्ट है बेटा, लोअर कॉस्ट है मारुति सुजुकी का, यही सबसे बड़ा रीजन है बेटा। ठीक है, मारुति सुजुकी की मैं बात करूं तो बहुत कम कॉस्ट है। अब आप मुझे बताओ क्या रीजंस है कि मारुति सुजुकी की प्रोडक्ट की कॉस्ट बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में सबसे कम आती है बेटा? बिकॉज मारुति सुजुकी के पास बेटा इतने वेरिएंट्स है गाड़ियों के कि इतने वेरिएंट्स किसी के पास में भी नहीं है। आपको पता है जैसे किया है 2-3 वेरिएंट्स हैं, ठीक है, अभी हुंडई है उसके पास में भी इतना वेरिएंट नहीं है। स्कोडा ले लो,
फॉक्सवैगन ले लो, महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, किसी के पास इतना वेरिएंट नहीं है जितना वेरिएंट मारुति सुजुकी के पास है। यानी कि आप क्या करते हो, आप जो है आप एक्सपेंशन मतलब नए नए प्रोडक्ट इसलिए लाते हो कि यार नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वार्ट्स बोनेट और वो तो सब सेम ही रहेंगे ना, बॉडी तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल, और इकोनॉमी ऑफ स्केल का हम बेनिफिट ले सकेंगे, एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट ले सकेंगे। आई होप गाइज आपको बात समझ में आ चुकी है कि एक्सपेंशन करने का यानी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि यार ये प्रोडक्ट भी लेके आ जाएंगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दीज आर द रीजन सर, दीज आर द रीजन। गौतम कह रहा है फोर्ड तो बेटा बिल्कुल मरा हुआ है, फोर्ड की तो गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, फोर्ड तो कब से लॉस में चल रहा है। वो फीगो आई थी तब जरूर प्रॉफिट में आया था। हाँ जी बच्चों, आई होप गाइज आपको बात समझ में आ चुकी है। व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। नंबर 1 क्या है कि जब एनवायरमेंट जो है वो डिमांड करता है मोर पेस ऑफ एक्टिविटीज की, तो हम एक्सपेंशन हमको करना ही पड़ता है। देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का रीजंस में क्या आया था, जब एनवायरमेंट स्टेबल हो, एनवायरमेंट ज्यादा एक्टिविटीज की डिमांड नहीं करता है, बट जब एनवायरमेंट मोर पेस ऑफ एक्टिविटीज की डिमांड करता है तब हम एक्सपेंशन पे जाते हैं। सेकंड है जो टॉप लेवल स्ट्रेटजिस्ट है वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, वो एक ऐसे बिजनेस को रन कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेस हैं। थर्ड है आप अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। और फोर्थ है आप एक्सपीरियंस कर्व, स्केल ऑफ ऑपरेशंस का, यानी लोअर कॉस्ट पर यूनिट कम होगी यदि आपका जो है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो। तो गाइज 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, देखो कौन कौन से डियर। एक तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ, हाँ जी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा हमने पढ़ा रीजंस क्या हैं। सर ये बातें हम अब समझ आ चुकी है। अब देखो, अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको पता है बिजनेस को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए हाउ टू एक्सपांड बिजनेस, तो इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ स्ट्रेटजीज। बोलते हैं एक तो इंटरनली आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक्सटर्नली कर सकते हो। इंटरनल में देखो क्या है, इंटरनल में इन्होंने देखो, इंटरनल में देखो इंटेंसिफिकेशन है और डाइवर्सिफिकेशन है ना। और एक्सटर्नल में देखो मर्जर एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और सबके अपने अपने टाइप्स भी हैं। देखो ये इसके इंटेंसिफिकेशन के 3 टाइप्स है, डाइवर्सिफिकेशन के 4 टाइप्स है, फिर फर्दर है मर्जर एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक अलायंस के भी टाइप्स है। इसको जगह नहीं मिली आईसीआई को, इनके भी टाइप्स है बनाने के लिए चार्ट। तो अब अगला टॉपिक डियर हम बताओ कौन सा पढ़ेंगे। अगला देखो यहां पे नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है कि बिजनेस को ग्रो करने की बता 2 तरह की स्ट्रेटजी, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में देखो क्या आता है, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, और एक्सटर्नल में आता है आपका कौन सा, मर्जर एक्विजिशन और कौन सा, स्ट्रेटेजिक अलायंस। इस तरह से तो मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूं 4th, ठीक है। हाँ जी सारे बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे एक बार, चलिए सारे लोग नोट करेंगे भाई। अगला लिखिए 4th टॉपिक इसका एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का, लिखो आप, लिखो ग्रोथ ऑब्लिक एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। ग्रोथ और एक्सपांड करने की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी है भाई, एक तो है इंटरनल, कौन सी है डियर, इंटरनल, और एक है एक्सटर्नल। अच्छा बेटा इंटरनल के 2 बच्चे हैं, कौन से बेटा, एक तो है इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल के भी 2 बच्चे हैं बेटा, कौन सा है, मर्जर एंड एक्विजिशन, और सेकंड है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ऐसे नोट कर लिया आपने। ये आप एक चार्ट बना लें कि बिजनेस को देखो, इसमें मैंने आपको कहा था एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बहुत बड़ी है, ये लास्ट है, बस 4 टॉपिक थे, एक तो मीनिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन, और ये मेन तो ये स्ट्रेटजीज ही चलेंगी बहुत लंबी, इसके अंदर भी सब पार्ट्स आएंगे। तो
दो तरह से बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में दो, एक्सटर्नल में दो। अभी सबसे पहले हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर, आप जैसा कहो वैसा, आपका आदेश सर आंखों पर। अब देखो पहले, अब सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज, सारे लोग हेडिंग डालें भाई, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज। डाल लिया सबने? एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज में नंबर 1 लिखो मर्जर, मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। अभी एक्विजिशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, चलो मर्जर एंड एक्विजिशन। हाँ जी लिख लिया, आई होप सो सबने लिख लिया, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है? तो बेटा मर्जर और एक्विजिशन ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? इसमें एक तो हमको सबसे पहले पढ़ना है, इसी में लिखो अब सब लोग, मीनिंग ऑफ, इसी में इसी का पार्ट है ये, मीनिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग क्या है, एक तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, ठीक है सर? अच्छा, ये मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग मैं आपको बुक से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो सर ये कौन से पेज पे है, बस अभी आपको मैं बता रहा हूं कौन से पेज पे है, ये रहा। एक काम करें बेटा, आप इसको लिखें, ये है हमारा 4.13 पे मिलेगा आपको। तो इसके आगे लिख लो रेफर पेज नंबर 4.13 ऑफ ICAI मॉड्यूल। ठीक है सर, हमने लिख लिया, लिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया होगा। अभी एक बात बताओ, कौन बताएगा मुझे मर्जर और एक्विजिशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? इंतजार कर रहा हूं मैं आपके जवाब का। चलिए, कि क्या बेसिक डिफरेंस है मर्जर और एक्विजिशन में? चलिए, मेरे पास स्क्रीन पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। मर्जर मीन्स टू मल्टीप्लाई, एक्विजिशंस मीन्स टू एड। मर्जर, टू कंपनीज कंबाइन, एक्विजिशन इज टू बाई। मर्जर इज न्यू वन, एक्विजिशन इज परचेजिंग, एक्विजिशन टेक ओवर अदर कंपनी, मर्जर मीन्स टुगेदर एंड एक्विजिशन मीन्स फुल कंट्रोल। आदेश, मर्जर वॉलंटरी, एक्विजिशन लीगली। मर्जर मीन्स कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन इज टेक ओवर। मर्जर में दो कंपनी मिलकर काम करती है और एक्विजिशन में स्ट्रॉन्ग कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। अनुष्का जी ये कह रही हैं, सलोनी कह रही है किसी के साथ जॉइंट होकर बिजनेस करना मर्जर, एक्विजिशन मीन्स टू टेक ओवर एनी बिजनेस। तो चलिए, लगभग सारे बच्चे ही मुझे सही जवाब दे रहे हैं। बेटा मर्जर में क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको मर्जर और एक्विजिशन का जो मीनिंग है सर, ये हमें क्या पूरा पढ़ना? नहीं, इतना बड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। इसका जो आपको पढ़ना है, हाँ जी यहां से पढ़ लो आप। देखो ये इसका मीनिंग है भाई, यहां से लेके यहां तक इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा मर्जर और एक्विजिशन में। इतना मार्क कर लो, ये मीनिंग है मर्जर और एक्विजिशन का, ठीक है? इतना तो आपको पढ़ना ही, उसके अलावा आप अपने और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतना जरूर पढ़ के जाना इसमें मीनिंग में। हाँ सर, अब हमें अच्छे से बता दो ना सर, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है? सबने मार्किंग कर लिया? बेटा मर्जर में क्या होता है, मर्जर में दो कंपनीज जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है? और जो है वो मिलकर बिजनेस करती हैं, उसको हम कहते हैं मर्जर। जैसे मैं वोडाफोन और आइडिया की बात करूं, ठीक है? तो वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग हुआ करती थी, अब दोनों मिल गई और वोडाफोन आइडिया VI वो बन गए, ठीक है? सो दिस इज मर्जर। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज मर्ज होती हैं, दोनों एक न्यू एंटिटी बनती है और उस न्यू एंटिटीज पे ओल्ड जो दोनों एंटिटी थी, उन दोनों एंटिटीज के डायरेक्टर्स का कंट्रोल होता है। दोनों ही पुरानी एंटिटीज न्यू एंटिटीज के प्रॉफिट्स को शेयर करती हैं, ठीक है? दोनों लोग मिलकर उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा मर्जर, ठीक है?
सर ये मर्जर होता क्या है? मर्जर के कई रीजंस हो सकते हैं बेटा, मर्जर के रीजंस ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सर क्या रीजन हो सकते हैं? किसी बड़े कॉम्पिटिटर से हमें फाइट करनी हो तो दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलना पड़ेगा। जैसे जियो से फाइट अकेले की बस की नहीं थी वोडाफोन की, और न ही जो है वो आइडिया के अकेले की बस की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो आपस में मर्जर कर लिया बेटा। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कैसे? जैसे मान लीजिए पेप्सी और कोको कोला के डायरेक्टर्स की आपस में बात होती है, वो बोलते हैं यार तुम कितना कमा लेते हो? बोले 500 करोड़। तुम कितना? बोले 500 करोड़। बोले यार हम मिल जाए ना, मिलकर 5000 करोड़ कमाएंगे, 2500 करोड़ तुम्हारे, 2500 करोड़ हमारे। बोले अपन दोनों का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का और ये फालतू का खर्चा कम हो जाएगा अपना, समझ रहे हो? तो ये रीजन भी हो सकता है मर्जर में। बट एक्विजिशन क्या होता है? अभी एक बात बताओ आप, अभी रिलायंस ने जो बिग बाजार के साथ में डील किया है, क्या लगता है वो मर्जर है या एक्विजिशन है आपको? मर्जर है या एक्विजिशन है? रोहन कह रहे हैं मर्जर, जैसे फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, ठीक है, बहुत सही एग्जांपल लेके आए हैं। रितिका कह रही है एक्विजिशन, सभी बच्चे एक्विजिशन करें। एक्विजिशन में क्या होता है? स्ट्रांगली जो एक फाइनेंशियल रूप से जो स्ट्रांग कंपनी होती है, वो फाइनेंशियली वीक कंपनी को डियर एक्वायर कर लेती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर कर लेती है। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन, ठीक है। बहुत सारे एक्विजिशन हुए हैं। जैसे अभी क्या हुआ, बिग बाजार का सेल बहुत डिप हो गया, बहुत कम हो गया, रिलायंस ने उसको एक्वायर कर लिया। अभी जो ऑब्वियस सी बात है, जो न्यू एंटिटी तो कुछ बनती नहीं है, वो जो स्ट्रांगली जो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होती है वही उसको रन करती है। जो वीक कंपनी होती है उसका उसमें कोई लेना देना नहीं होता बेटा, ठीक है। और जैसे फेसबुक ने एक्वायर किया था व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, ठीक है, तो वो भी एक्विजिशन था कि मार्क जकरबर्ग ही उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हाँ, प्रांजल कह रहे हैं टाटा ने एक्वायर किया था जगुआर को। बेटा आपको पता है जो जगुआर की गाड़ियां आती है वो टाटा ग्रुप की है। आपको इसके पीछे का स्टोरी पता होगा। रतन टाटा के जो पिताजी थे वो गए थे बेटा कहां पे, जगुआर कंपनी के डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए गए थे, तो उनको टाइम नहीं दिया था वहां पे जेआरडी टाटा को। तो रतन टाटा को जो है वो उसका बदला लेना था, तो कंपनी को एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया जगुआर को। आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर, हाँ अभिषेक कह रहे हैं बेइज्जती कर दी थी। हाँ बेटा, अच्छा सर एक्विजिशन फिर कोई करना ही नहीं चाहे, कोई देना ही नहीं चाहे अपनी कंपनी। बेटा होता क्या है, जैसे आपको पता है ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनियां जितनी भी बनी है ना, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, सारी लॉसेज में है। आपको पता हो तो सारी लॉसेज में। पेटीएम को 5000 करोड़ रुपए का लॉस है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इनका अलग वैल्यूएशन होता है, इनके अकाउंटिंग का अलग तरीका होता है, इनकी ब्रांड वैल्यू होती है, इनका ऑब्जेक्टिव ही होता है। जैसे बोला अपने को लॉस इनकर करना है, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, लॉस इनकर करना है और एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, फिर कोई अच्छा बायर मिल जाएगा उसको बेच के रवाना हो जाना। जैसे पेटीएम वालों का भी तो यही था। अभी फ्लिपकार्ट ने जैसे उसका क्या बोलते हैं, हाँ वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया था। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है ज्यादातर कंपनियों का कि अपन स्टार्टअप वाली कंपनियां होती है ना, लॉस इनकर करो, इनका वैल्यूएशन अलग होता है, बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता है, तो कोई अच्छा बायर मिलेगा उसको सेल करके अपन रवाना हो जाएंगे हाथ में अच्छा खासा पैसा लेके। तो जो मर्जर होता है डियर वो फ्रेंडली टर्म्स में होता है। फ्रेंडली टर्म्स जैसे आइडिया और वोडाफोन के डायरेक्टर्स मिल बैठ के कंपनी चलाएंगे। एक्विजिशन में कुछ फ्रेंडली वेंडली नहीं होता, पैसे लो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, उसको हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। आई होप गाइज आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सारे बच्चे काम करेंगे, यहां से लेके यहां तक मॉड्यूल से अपने आप पढ़ेंगे। मैंने सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई है वो आपको बता दी है, एक बार जल्दी से पढ़ेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अभी दीपक बोल रहे हैं बाय सर, जाना नहीं है अभी, पढ़ना है, ठीक है। मैंने कहा पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। और ध्यान रखो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तुम कहीं लेट के पढ़ते होगे बेड पे कि हाँ इसमें तो मस्ती से पढ़ेंगे, अकाउंट्स यार, कॉस्टिंग, टैक्स, उनमें ज्यादा लिखना होता है। ये तो वैसे भी सेकंड ग्रुप का है, इसको तो लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है बेटा, ये सब्जेक्ट बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको भी इक्वली वेटेज देना है आपको। पंकज करें एग्जाम में बुक की लैंग्वेज लिखनी होगी क्या एसएम में? बेटा देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही आम क्वेश्चन है सीए स्टूडेंट की तरफ से कि सर बुक की लैंग्वेज लिखें, मन से लिखें। बेटा देखिए क्या होता है
कि आईसीआई का जो कॉपी चेकर है उसके पास देखो सॉल्यूशन जाता है और वो आईसीआई अपनी बुक से ही उसको देता है, ठीक है। तो आपके यदि वर्ड्स वैसे से मैच होते हैं तो उसको लगता है नहीं यार सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि जो है वो बुक का ही बेस हो, बट ऐसा नहीं जैसे मान लो मैं आपको नोट्स लिखवाता हूं ना, कुछ कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूं आपको, तो मीनिंग लिखवाया तो मतलब अपना मॉड्यूल से बिल्कुल मैच होता है। मतलब आप इतना चेंज मत करो कि सब मतलब चेंज ही हो जाए, आपने क्या लिखा मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। पहले मारुति एंड सुजुकी में एक्विजिशन हुआ था या मर्जर? बेटा उसकी कहानी अलग है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में उनको अपना बिजनेस करना था तो वो इंडियन नेम चाहिए था, ठीक है, इस तरह से। पंकज करें इट मींस बुक को अब रटना तो हर चीज को ही पड़ेगा बेटा। अभी टैक्स के प्रोविजन है तो रटेंगे, कॉस्टिंग के फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, अकाउंट्स की एंट्री भी रटेंगे ना अपन। वो तो ऑब्वियस ही बात है, याद तो सभी चीजों में करना पड़ेगा, बट हाँ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे उसको दिमाग में समझते हुए अपन याद करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है, वो अपने को करना है। हीरो होंडा तो बेटा डी मर्ज हो गया ना, मर्जर नहीं हुआ ना, वो तो अलग हो गए थे, डी मर्ज हो गया था वो तो। चलिए अनुष्का कह रहे हैं कि रीड कर लिया। बाकी सभी लोग बताएं भाई, मेरे हिसाब से लिख दोगे आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, होप सो सारे लोग अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो हमने कितने टॉपिक पढ़े डियर? आज 4। सबसे पहले एक्सपांशन और एक्विजिशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग, सॉरी एक्सपांशन और उसका ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मीनिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी? व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर अडॉप्टिंग एक्विजिशन, ये सॉरी एक्सपांशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। एंड उसके बाद में एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज 2 तरह की होती है, बड़ा टॉपिक चलेगा, तो इसमें इंटरनली भी हो सकता है एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल में अपन ने सबसे पहले मर्जर और एक्विजिशन लिया है, तो मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग अपन लोगों ने पढ़ लिया। होप सो सबको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। हाँ जी सारे लोग बताएं भाई एसएम कैसा लग रहा है आपको सब्जेक्ट? हाँ जी रोहन कह रहे हैं हाँ सर मजा आ रहा है। अजय कह रहे हैं मस्त इंटरेस्टिंग। तनु कह रही हैं, गीतांशी कह रही हैं। चलिए सभी लोग इतने जल्दी जल्दी जवाब लिख रहे हैं, मुझे पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। गुड जस्ट लाइक बेस्ट, बहुत गजब है सर, मस्त है सर, मजा आ रहा है। प्रांजल कह रहे हैं, रिमझिम कह रहे हैं गुड सब्जेक्ट, द्विपल कह रहे हैं लाजवाब। चलिए बेटा आप जो है, हाँ जी आप सभी लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, हाँ जी सभी लोगों के लिए, कि मैं उस माटी का, अपने आप से कहना है बेटा आपको, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बेटा बहुत जल्द आई होप सो आप सब लोग सीए बनेंगे, अपना इसी तरह से मोटिवेशन आप लोग हाई रखेंगे। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कल अपन मुलाकात करेंगे ठीक 3 बजे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय। चलिए।